हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 10.3 में जो टॉपिक है ना, जिससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो है वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर होते हैं ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में ना डॉट लगा होता है। आपको हमेशा डॉट लगाना है डॉट प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर ऐसे वो मल्टीप्लाई वाला साइन नहीं लगाना, उसका मतलब अलग होता है। वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो अगली एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा इसका नाम स्केलर क्योंकि इसका आंसर ना, इसका आंसर स्केलर आता है। स्केलर मतलब इसका आंसर में कोई वेक्टर वगैरह नहीं आता। ठीक है ना। एक आएगा, आगे बढ़ेंगे ना एक्सरसाइज 10.4 में, उसमें आता है वेक्टर प्रोडक्ट। उसका आंसर ना वेक्टर निकलता है। यहाँ पे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर स्केलर आएगा। जैसे कोई नंबर आएगा 1 2 3 ऐसे हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेन चीज़ क्या याद रखनी है, एक तो इसका फॉर्मूला याद रखो। दो तीन मेन चीज़ें हैं वो आप याद रखो, पूरी एक्सरसाइज से चुटकियों से कर सकते हो आप। देखो भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है ना, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाता है कोस थीटा। अब ये थीटा क्या चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। ए वेक्टर किधर जा रहा होगा और बी वेक्टर भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा, इनके बीच में जो एंगल है ना, ये अपना थीटा है। तो थीटा कभी 0 डिग्री आ जाता है तो इनके कोस 0 वो 1 बन जाता है। कभी 90 डिग्री बन जाता है थीटा, है ना, मतलब दोनों ऐसे परपेंडिकुलर, तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है ना। तो ए डॉट बी अगर 0 है ना, इसका मतलब समझ आना कि वो 90 डिग्री है उनके बीच में एंगल, है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और मैं एक बार पिछले वीडियो में मैंने ना ये सारा थ्योरी कवर कराया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखो भाई, हाँ कुछ एक ऐसे है, जैसे मान लो कोई कोई वेक्टर खुद ही 0 वेक्टर है, तब तो यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा ही ना। 0 वेक्टर ये मतलब 0 बनेगा ही बनेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि थीटा, ये फॉर्मूला है ये अपना ये वाला, यहाँ पर ये कोस थीटा है। तो 0 डिग्री मतलब वो एक तरफ जाने वाले, तब वो ए डॉट बी यहाँ पे वो कोस 0 1 बन जाएगा। फिर 90 डिग्री में, 90 डिग्री का याद रखना, बहुत अच्छे से एक एप्लीकेशन है यहाँ पर, इसके क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा कि वो थीटा बराबर 90 होने की वजह से कोस 90 0 हो जाता है। तो ए डॉट बी की वैल्यू ना 0 आ जाती है। तो जब कभी भी आपको ऐसा बोला जाए ना, ए और बी कोई ना कोई वेक्टर्स है, नॉन जीरो है, वो खुद जीरो नहीं है, तो अगर फिर भी वो उनका डॉट 0 आ रहा है, तब बस एक ही कारण बचता है, क्या, वो कोस 0 बन जाए, मतलब 90 डिग्री, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आप याद रखना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो हमेशा हम इसी कंडीशन को याद करेंगे कि ए डॉट बी बराबर 0। और कभी ए डॉट बी बराबर 0 है ना, तो अब हम इस कंडीशन को याद कर लेंगे कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है। उसके बाद में तो अच्छा हाँ, एक ये था, अगर किसी वेक्टर को, अगर आप उसको खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे ना, डॉट प्रोडक्ट वाला, तो खुद का खुद के बीच में एंगल तो 0 होता है ना। खुद ये ए वेक्टर यहाँ और इसी के ऊपर ए वेक्टर, तो 0 तो एंगल हो ही जाएगा ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट नाम आ रहा है यार, ये मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर भी ए का मैग्नीट्यूड कोस 0, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। फिर उसके बाद में हाँ, अब जैसे उसी उसी रिजल्ट से क्या होगा, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई कैप का स्क्वायर आ जाएगा, और आई मतलब उसके मैग्नीट्यूड का, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे जे को जैसे करोगे तो 1, के को कैसे करोगे तो 1, लेकिन आई को जैसे करोगे ना तो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार आई एक्स एक्सिस वाला है और जे वाई एक्सिस वाला है, तो आपस में परपेंडिकुलर है ना, और परपेंडिकुलर में आपको पता ही है डॉट 0 होता है ना। बहुत ज़रूरी चीज़। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन ये है कि इससे आप एंगल निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ से निकाल सकते हो ना। इधर ये ए डॉट बी के नीचे क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड उसके नीचे आ जाएंगे ये, तो ऐसे हम थीटा निकाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। दो वेक्टर के बीच में एंगल जब भी निकालना हो ना, हम इसी को बुलाएंगे, भाई तुम आ जाओ एंगल निकाल दो। और उसके बाद में तो छोटी मोटी बातें हैं। फिर हाँ एक ये ज़रूरी चीज़, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और एप्लीकेशन ये है कि आप किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। प्रोजेक्शन मतलब छाया। जैसे समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो और ये रोड है या फिर कुछ ऐसे प्लेन है, समतल है, तो सूरज ऊपर की तरफ होता तो आपकी छाया ऐसा पड़ती है ना, शेडो, है ना। वैसे यहाँ पर होता है, जैसे ये है अपना ग्राउंड बी वेक्टर, नहीं नीचे की तरफ बेस है ये, ऐसे ए वेक्टर जैसे तिरछा तिरछा ऐसे ऊपर की तरफ है, और इसके भी ऊपर है, यहाँ पर है अपना सन, तो सनलाइट पड़ेगी ना, तो ए वेक्टर की इधर की तरफ छाया बनेगी। अब ए वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उसकी छाया जस्ट इसके परपेंडिकुलरली यहाँ तक आएगी, है ना। तो अब ये क्या हो जाता है, जैसे ये ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड,
तो इधर की तरफ ये एंगल थीटा दे रखा होगा पहले से, या फिर हम पता कर लेंगे सब कुछ हो तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट फिजिक्स की तरफ बोलते हैं ना, जैसे आर ये है, इधर एक्स के साथ में एंगल एल्फा है, तो वो इधर की तरफ बन जाता है आर कोस एल्फा। तो ऐसे ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो ये लेंथ निकालना है हमें, तो यहाँ पर उसी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर तो ये हो ही गया है ना, ये वाला ए यहाँ आ गया, कोस थीटा की जगह वो अभी हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला हमने डाल दिया। तो सोल्व करा के फाइनली आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये कैसे याद रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना हम किसका प्रोजेक्शन किस पर डाल रहे हैं, हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है ना, बी वेक्टर वो तो है नीचे, ये है बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है ऊपर की तरफ, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन बनाना। तो इसकी जो छाया होगी वो यहाँ कहीं तक होगी, ठीक है। जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें ढूंढना होता है वो तो यहाँ पर ए वेक्टर एज इट इज आ जाता है, और ऑन बी वेक्टर जिस वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन बनाना होता है उसका यहाँ पे बी कैप, मतलब उसका कैप आता है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर हमें उसका बना के एक के साथ हम डॉट करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बी कितना लंबा है वो मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ पे बी का ये आता है यूनिट वेक्टर आता है, उसकी लेंथ बनानी चाहिए, है ना, उसकी लेंथ मैटर नहीं करनी चाहिए। बी भले 1 करोड़ लेंथ का ही क्यों ना हो, 1 करोड़ किलोमीटर का ही क्यों ना हो, उसकी लेंथ का कोई मतलब नहीं है। हम बी वेक्टर को ये यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, क्योंकि यार ये ग्राउंड कितना ही बड़ा हो, इंसान जितना बड़ा होगा ना उसकी छाया भी उतनी बड़ी होगी, मतलब उस हिसाब से समझ सकते हो आप। तो ये ए है ना, ये ए इंसान है, तो इंसान मतलब वो तो पूरा का पूरा आएगा डॉट। अब ग्राउंड कितना बड़ा लेने से कोई फायदा थोड़ी है, आप ग्राउंड का क्या ले लोगे, बी कैप कैप ले लोगे, यूनिट वेक्टर ऐसे ले लेंगे। फिर इसको फिर मैं बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा पूरा रख देंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। आप ये याद रखो प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, ये वाला, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें थी, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। इसको मैं, इस बात को मैं बार बार प्रूव भी करता रहूँगा, देखो कितना आसान है। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द एंगल, एंगल का जिक्र है, डॉट प्रोडक्ट से काम होगा अपना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का 2 है। हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ से चालू करूँगा। देखो आंसर क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना है, √6। दिस इज गिवन। अच्छा गिवन है तो फिर आगे चलते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए बी कोस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा बराबर कितना है, √6 है। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √3, ये √3 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 यहाँ पर कोस थीटा बराबर √6। तो अच्छा ये √6 है ना, इसको लिख लो आप √2 इंटू √3 ऐसे लिख लो। देखो इसके बाद क्या करें, यहाँ पर जो कोस थीटा ना, LHS में जो कोस थीटा, इसको तो यहीं पे रख लो कोस थीटा। जो √3 और 2 है इसको आप RHS में भेज दो। तो RHS में पहले से है √2 इंटू √3, √6 को लिख लिया था, ये इधर की तरफ आ जाएगा √3 इंटू 2। तो कोस थीटा बराबर कितना बचेगा, देखो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये √2 है, तो √2 है ना, वो ऐसे 2 इसको काटोगे ना, तो √2 इस 2 को काटेगा तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, है ना। क्योंकि जो 2 होता है ना, सीधा सीधा 2 जो होता है उसके अंदर √2 2 बार आता है, एक √2 कट जाएगा और एक √2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया 1/√2। देखो यार कोस थीटा की वैल्यू ना 1/√2 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री तो होता है कोस थीटा बराबर 1/√2। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बोले तो π/4। आपको ना यहाँ पे कोई एंगल वगैरह आए तो कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं सोचना, यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो आपको सोचना है 0 से π के बीच में, है ना, 0 से π। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, बस इतना ही, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। यहाँ पर पिछले वाले में तो क्या था, मैग्नीट्यूड दे दिया और ये सब चीज़ें, यहाँ पे डॉट दे दिया। यहाँ पर वो सारी मेहनत हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। ये जो है ना ये वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या बोल दूँ, इसको बोल देता हूँ मैं बी वेक्टर, ठीक है। हमें एंगल बताना है, तो वो कोस थीटा वाला वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आप है ना एंगल से बस ये याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट से हमें करना है। तो आप बस ऐसे लिख दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इधर की तरफ क्या आएगा, RHS में बनेगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड और ये कोस थीटा, ठीक है।
दो वेक्टर के बीच में डॉट लिखा हो ना, डॉट, तो उसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। दो रियल नंबर के बीच में, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो रियल ही होते हैं ना, इनके बीच में डॉट का मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। आप ऐसा मत सोचना अरे यार यहाँ पे डॉट लगा दिया इसका मतलब डॉट आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो यार रियल नंबर्स है ना, रियल के बीच में मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो मैं ऐसे वो मल्टीप्लाई वाला साइन लगाऊंगा, फिर डॉट लगाऊंगा, है ना। तो आपने कुछ नया जान लिया हो तो उसके पीछे कंडीशन भी जान लो, वेक्टर के बीच में लगाते हैं हम डॉट, ठीक है, तो उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। बाकी पुरानी चीज़ें तो हैं ही, उनको थोड़ी हम मिस करेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू ये है, ये यहाँ पे रखो, हर तरफ वैल्यूज डाल दो, बस कोस थीटा, एंगल निकालना तो कोस थीटा ही रहेगा, बाकी यहाँ पे जो 1 2 3 4 चीज़ ना, सबकी जगह वैल्यू डल जाएगी। ए वेक्टर की जगह ये वैल्यू डाल दो, ए वेक्टर वाली क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर बी वेक्टर की जगह ये आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वो अंडर रूट में निकालते हैं ना हम, तो ए वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। जे का कोएफिशिएंट क्या -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका 3 है तो इसका बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पे क्या है बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर यहाँ पर बी है 3 2 1, तो 3 का क्या हो जाएगा 9, -2 का क्या हो जाएगा 4, और के का कितना हो जाएगा यहाँ पर, के का यहाँ पे 1 बन जाएगा। सुनिए ना, के साथ में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लिख देना, यहाँ पे कोस थीटा भी आ जाएगा साथ में, क्या आ जाएगा कोस थीटा, जो कि हमें निकालना है। अच्छा इसको कैसे सोल्व करो, देखो यार वो अभी मैंने बताया था ना, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो आई के साथ तो 1 बन जाता है, जैसे यहाँ पर देखो आई के साथ डॉट क्या होता है 1 होता है, बाकी आई का जे के साथ भी 0 होता है, और आई का के साथ है ना ये वाला, ये भी 0 ही होता है। अलग अलग जो मिलेंगे ना हमें ये यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, अगर ये अलग अलग ले रहे हैं किसी एक डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो उसका आंसर 0, अगर हम सेम सेम लेते हैं तो उसका आंसर 1। इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे, फ़ायदा इन दी सेंस यहाँ पर हम आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी कुछ नंबर बचेगा। आई को जे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आई का 3 आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें 3, क्योंकि आई कैप तो 1 बन जाएगा, है ना, बस ये 1 × 3 3 छोड़ जाएगा। फिर जे वाले को जे वाले से कर लो बस, क्योंकि जे वाले को आई से करोगे तो भी आंसर 0, जे वाले को कैसे करोगे तब भी आंसर 0। बस आप ये जो -2j है ना, इसको इस -2j से मल्टीप्लाई कर लो, -2 और -2 बन जाएगा +4, और जे कैप डॉट जे कैप वो 1 बन जाएगा, ठीक है। और फिर अब के वाले को के वाले से कर लो तो 3k × k ये बन जाएगा 3, ये बन गया। और RHS में क्या है 1 और 9 10 और 4 14 हो गया, 14 हो गया, ये √14, और दूसरा वाला भी सेम ही है √14, यहाँ पे कोस थीटा। तो यहाँ से हम बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे ये 3 और 3 6, और ये कितना हो गया 10 हो गया ना, 6 और 4 10, 10 बराबर इधर कितना है √14, ये 14 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और इधर कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ से जैसे कोस थीटा निकालूँ, कोस थीटा बराबर ये 10 कितना हो गया 10/14 ऐसा हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना मिलेगा 5, और नीचे की तरफ 7 ये मिल जाएगा। तो यार कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा की वैल्यू है 5/7, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कोस इधर आ जाएगा कोस इनवर्स, और ये कितना 5 और नीचे की तरफ 7, ये हो गया, ठीक है ना, ये बन गया अपना आंसर, सिंपल है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन, देखो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना किसका प्रोजेक्शन किस पर बन रहा है ना, ये चीज़ जरूरी है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस, तो इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर, और इसको मैं बोल देता हूँ बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर बनाना है, तो जो बी वेक्टर है वो तो एकदम ग्राउंड की तरह नीचे लेट जाएगा, और ए वेक्टर यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ किसी एंगल पे होगा, आई डोंट नो किस एंगल पर है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। हमें इस ए वेक्टर की छाया जितनी बी वेक्टर पे पड़ेगी ना, ये वाला पोर्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वेक्टर की लेंथ का कोई मतलब नहीं है ना, मैं देखो आपको फॉर्मूला भी अगर भूल गए ना तो मैं याद दिलवा देता हूँ कैसे हम उसको याद रखते हैं। यहाँ पर हमें ए वेक्टर की जो छाया है ना बी वेक्टर पे बतानी है, तो ए वेक्टर लंबा होगा तो उसकी छाया भी लंबी होगी, तो ए वेक्टर की लेंथ इंपॉर्टेंट है, बी वेक्टर की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो हम बी वेक्टर का क्या बना लेंगे, बी कैप बना लेंगे, इन दोनों का डॉट लिख देंगे आंसर टीम में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ऐसा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर बोल दिया ना तो समझ जाना ए वेक्टर मतलब वो वाला, ऑन बी वेक्टर इक्वल टू, तो यहाँ पर ए वेक्टर तो एज इट इज आ जाएगा, डॉट बी वेक्टर पर बना रहे हैं तो यहाँ उसका बी का केप आ जाता है, सॉरी ए वेक्टर आएगा, सॉरी ए वेक्टर तो पूरा पूरा आ जाएगा, और जिस पर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं उसका केप आता है। अच्छा, बी कैप की वैल्यू क्या होती है, देखो बी कैप की वैल्यू क्या होती है, बी कैप क्या यूनिट वेक्टर ही है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप की जगह ये आ जाएगा बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो दोस्तों ऊपर की तरफ पहले ए वेक्टर और बी कैप में डॉट था, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर अब ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, नीचे की तरफ तो मैग्नीट्यूड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, ए वेक्टर की जगह वैल्यू डाल दो, ये जो ना ये वाला ए वेक्टर इसकी वैल्यू डाल दो, और बी वेक्टर की भी वैल्यू डाल दो। ए वेक्टर क्या है, ये वाला आई कैप माइनस जे कैप, अच्छा बीच में डॉट लग जाएगा। बी वेक्टर क्या है, ये वाला आई कैप प्लस जे कैप, नीचे की तरफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ये है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ तो आई और जे है, के तो है नहीं, तो आई का कोएफिशिएंट 1, जे का भी 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, वही बात, आई वाले को आई वाले से कर लो, क्योंकि आई वाले को जे वाले से करने का कोई मतलब नहीं है, जीरो आंसर आएगा। तो आई कैप इंटू आई कैप, तो ये आई कैप का मतलब आई कैप डॉट आई कैप तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे और कुछ है नहीं तो 1 बन जाएगा। फिर बीच में अब देखो जे कैप का इधर क्या है, कोएफिशिएंट -1, इधर क्या है 1, तो -1 इंटू 1 -1 बन जाएगा। जे कैप डॉट जे कैप वो 1 हो जाता है, और नीचे की तरफ क्या आ गया, √2, ऊपर 1 - 1 0 हो गया, 0/√2, इसका मतलब 0। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का इस बी वेक्टर पे जो छाया बनेगी ना उसकी लेंथ क्या होगी, 0। अरे यार ऐसा कैसे हो गया, छाया 0 कैसे होगी, तो देखो दोस्तों हो सकती है, समझो कि ऐसा है बी वेक्टर, अब जो ए वेक्टर है ना वो एकदम ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे क्या है, परपेंडिकुलर, और अपना जो सूरज है ना, सूरज वो ऐसे ऊपर की तरफ है, तो यार इस एक खड़े ऐसे ऐसे कोई लाइन खड़ी है, अब लाइन की कोई थिकनेस तो होती नहीं है, तो उसकी क्या ही छाया बनेगी, ऊपर की तरफ सनलाइट, ऊपर से लाइट डाल रहे हैं हम, तो क्या होगी, इस एक एक लाइन की छाया क्या होगी, एक पॉइंट होगी, है ना, एक पॉइंट होगी, और पॉइंट की कोई लंबाई होती नहीं है, तो उसकी वजह से उसका जो लेंथ वगैरह वो क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर वाला सिस्टम है यहाँ पर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या बोला, फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर। अरे यार फिर से वही प्रोजेक्शन वाला सवाल है, तो कर देते हैं चलो, लेकिन यहाँ पर कुछ ए और भी नाम दे दो। फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, ये वेक्टर है, तो इसको फिर मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर, ऑन द वेक्टर दिस, तो इसको मैं बोल देता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, फिर से वही, इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया, तो वही बात है, बी वेक्टर नीचे की तरफ रह लेगा और ए वेक्टर ऊपर की तरफ रह लेगा। ए वेक्टर का हम बी वेक्टर के ऊपर ऐसा वो छाया बनाएंगे, प्रोजेक्शन ये होगा, है ना, उसकी छाया इतनी सी पड़ेगी, तो बी वेक्टर की लेंथ का कोई मैटर, मतलब वो कोई मैटर नहीं करती, तो बी वेक्टर का हम क्या बना लेंगे, बी कैप, यूनिट लेंथ वाला वेक्टर उसको बना लेंगे और बाद में सोल्व करेंगे। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अगर ये लंबा है तो इसकी छाया भी लंबी होगी, ये छोटा तो इसकी छाया भी छोटी होगी, तो ए वेक्टर तो एज इट इज आ जाएगा, उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे। और जो अपना ग्राउंड है, ग्राउंड किससे बना है, बी वेक्टर से, तो वो तो यूनिट लेंथ का होना चाहिए, बी कैप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब ऐसा थोड़ा बहुत और लिख दो यार इसको ना, बी कैप वाला वही फॉर्मूला लगा दो वापस, यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला, ए वेक्टर की जगह तो ए वेक्टर, बी कैप की जगह क्या आ जाएगा, बी वेक्टर बटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही तो होता है ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वो खुद वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। वो अब आप ए बी और नीचे भी उसकी वैल्यू डाल दो। ए वेक्टर क्या है, वो आई के प्लस कितना है 3j के प्लस 7k कैप, फिर यहाँ पे डॉट है तो ये लो डॉट। अब बी वेक्टर है तो बी वेक्टर अपना ये वाला हो जाएगा 7i कैप माइनस जे के प्लस 8k कैप। अच्छा नीचे की तरफ क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर कौन सा, ये वाला ही, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आई का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, जे के साथ क्या -1 तो उसका स्क्वायर 1 बन जाएगा,
और यहाँ पे 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ऐसा हो गया। तो अब आगे करा जाए तो देखो यहाँ पर वही ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, तो वो आई वाले के साथ जे वाला जे वो वाला चीज़ लगाएंगे हम। तो आई कैप 7 आई कैप क्या बन जाएगा 7, 3 जे कैप माइनस जे कैप 3 और ये -1 -3 और जे कैप 1 बन जाएगा। फिर 7 के कैप है और 8 के कैप है, तो 7 8 ये तो कितना हो जाएगा 56, और जो के कैप है ना वो 1 बन जाएगा, के कैप का डॉट 1 होता है आप खुद के साथ। नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, ये 49 और एक 50, 50 और ये 64 है, तो ये बन जाएगा 64 तो 14 ज़्यादा है ना, 114 114 हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर लो। ये 7 - 3 कितना हो गया 4 हो गया, 4 और ये 56 60 हो जाएगा, और नीचे की तरफ 114। इसको इतना ही छोड़ दो, बाकी काटापीटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस बार ये जो वेक्टर है ना उसकी इस वेक्टर पे जितनी जितनी लंबी छाया बनेगी ना वो कितनी लंबी है 60/√114, इतना यूनिट्स उसका प्रोजेक्शन होगा, मतलब उसकी छाया इतनी लंबी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यहाँ पे 3 वेक्टर दे रखे हैं, ये और ये वाला और ये वाला। ये जो 3 वेक्टर है ना ये है यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर को अभी पता नहीं, अभी हमें एक्चुअली इसको प्रूव करना है, शो दैट मतलब प्रूव करना है। तो अभी मैं इसको ए कैप नहीं लगाऊंगा अभी इसके ऊपर, अभी इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, इसको मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ और इसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी हमें शो करना है। मतलब म्यूचुअली का मतलब क्या होता है कि दो लोग, कि ए और बी ये आपस में परपेंडिकुलर है। देखो ये ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि अगर किन्हीं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है ना, इसका मतलब आपस में परपेंडिकुलर है, उनके बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। ऐसे फिर बी और सी का डॉट लेना पड़ेगा, और फिर सी और ए का भी हमें डॉट लेना पड़ेगा। तो पहली वाली चीज़ प्रूव करते हैं। यहाँ पर बोला शो दैट ईच ऑफ दी गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। पहले यूनिट वेक्टर शो करना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी लेंथ क्या हो, यूनिट हो। लेंथ मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। हमें इन सब का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो क्या बनेगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ना, ए वेक्टर इसके बाहर 1/7 है, तो 1/7 आप सब में डिवाइड कर सकते हो, सब के अंदर डिवाइड कर सकते हो ना। तो ये आई कैप के साथ वाला क्या हो जाएगा, आई कैप के साथ हो जाएगा 2/7, ये 1/7 अंदर चला जाएगा, तो 2/7 आई कैप। फिर 3 जे है तो बन जाएगा 3/7 जे कैप, और यहाँ पे 6 के है तो 6/7 के कैप, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसका रूट आई के साथ क्या है 2/7, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/49। यहाँ पे 3/7 है तो 9/49, उसका स्क्वायर 6/7 का स्क्वायर बन जाएगा 36/49, ऐसा हो गया। अच्छा देखो सबके नीचे 49 49 49 है, तो 49 में ले लेता हूँ एलसीएम। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 4 और 9 और ये 36, 36 और 4 40, 40 और 9 ये भी ऊपर हो गया 49, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए ना, कट जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट आप जानते हो 1 ही होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो गया अपना, यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो बी वेक्टर में क्या करोगे आप, 1/7 आप अंदर की तरफ डाल दोगे। तो देखो अब डायरेक्ट कर लें क्या, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, वैसे भी यार आंसर तो अब 1 ही आएगा, आप ना खुद से ट्राई कर लेना, या फिर चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। तो 1/7 अब 3i हो गया ना, तो ये बन जाएगा 3i/7। यहाँ पे -6j है, तो ये 1/7 अंदर चला जाएगा, तो -6j/7 हो गया। ये 1/7 अंदर चला जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, के कैप के साथ क्या जाएगा ये 2 और 1/7 अंदर गया हुआ वो, तो 2/7 के कैप हो जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाला क्या 3/7 उसका स्क्वायर 9/49। देखो जे के साथ है -6/7, उसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो 6 का स्क्वायर ऊपर 36 और नीचे 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा प्लस। अब के साथ वाला 2/7 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 का यहाँ पे 49 बन जाएगा।
तो अंडर रूट ऑफ ऊपर की तरफ क्या है, नीचे की तरफ तो एलसीएम लिया तो 49 है, ऊपर देखोगे तो वही नंबर बन गया 36 और 4 40 और 9 49, 49 हो गया। तो ये फिर से 1 बन जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया अपना यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसे ही जब आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, यहाँ पर भी वही नंबर देखो, कुल घुमा फिरा के वही है। यहाँ पे 1/7 है, इन सब के साथ 1/7 है। यहाँ पे 2 3 6 है। प्लस माइनस को तो देखो ही मत आप, क्योंकि प्लस माइनस में क्या है, जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना तो वो नेगेटिव का भी स्क्वायर प्लस बन ही जाता है। प्लस माइनस को मत देखो, यहाँ पर नंबर्स को देखो। यहाँ पे 2 3 6 है, यहाँ पे भी 2 3 6 है। ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या हुआ, सबको जुड़ना ही है आखिरकार। तो 2 3 6, यहाँ पर भी 2 3 और ये 6। ठीक है, तो सी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी बनाएगा, तो यहाँ से भी साबित होता है कि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। पहली चीज़ प्रूव हो गई ये वाला। दूसरी चीज़ क्या है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, हमें ये बताना पड़ेगा कि ए बी के साथ, ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट भी जीरो आना चाहिए। ऐसे बी डॉट सी ये भी जीरो आना चाहिए, बी सी के साथ परपेंडिकुलर। और सी डॉट ए ये भी जीरो आना चाहिए। ठीक है, ए डॉट भी जीरो आने का मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर वाला साइन आप समझ सकते हो। तो देखो हमें ए डॉट भी निकालना ही पड़ेगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, ये 2 3 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/7 2 आई कैप, 2 3 है तो फिर 3 जे कैप और 6 के कैप। ठीक है, डॉट डॉट फिर क्या है, ये है बी वेक्टर ये वाला 3 -6 और 2, तो 1/7 3 आई कैप -6 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/7 है ना, ये तो बन गया 1/49। अच्छा, अंदर की तरफ कैलकुलेशन, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डॉट में ना सेम सेम वाले ही सर्वाइव कर पाते हैं। आई जे के साथ जीरो हो जाएगा, आई के साथ जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम वाले ही आप लेके चलो। तो ये 2 आई कैप 3 आई कैप, तो 2 तिया 2 × 3 वो तो बन जाएगा 6, और आई कैप का डॉट 1 बन जाता है। ठीक है, फिर अब मैं जे वाले को जे वाले के साथ करूँगा तो 3J और -6J, तो 3 × -6 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो गया, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे के और के वाला, तो यहाँ पे 6 के कैप है और यहाँ पे 2 के कैप है, तो इधर के के साथ कौन आ रहा है 6 और इधर 2 आ रहा है, तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 12 ये दोनों 18 हो गए, और ये -18, तो कट कर कितना आंसर बन जाएगा इसका 0 बन जाएगा। तो देखो ए डॉट बी कितना आ गया 0 आ गया, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ए वेक्टर अगर इधर है तो बी वेक्टर इधर होगा ऐसे। अच्छा, ऐसे ही हम निकालेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अब बी और सी ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू डालनी पड़ेगी 1/7, बी क्या है 1/7 तो है ही, 3 -6 और 2, तो 3 आई के बी, ये बी वाला यही है, -6 जे के प्लस 2 के मल्टीप्लाई बाई सी कौन है, सी ये है 1/7 6 आई कैप 2 जे कैप, मतलब 6 2 और -3, 1/7 6 आई कैप 6 फिर 2 प्लस का और ये माइनस का 3 के कैप, 1/7 ये बन जाएगा 1/49। अच्छा, ब्रैकेट में ये आई वाला ये वाला मल्टीप्लाई करना। अब तो आपको पता ही है क्यों करना है, क्योंकि यही बचेंगे बाकी जीरो हो जाएंगे। आई वाले के साथ 6 तिया 18, ये बन जाएगा 18। उसके बाद में -6 और ये 2, तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -12 -12। के वाले को के वाले के साथ में 2K और -3K, ये बन जाएगा -6, और के जो के कैप है ना उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो गया 18। और ये देखो -12 और -6 ये भी -18 होता है, ये +18 -18 ये कुल मिला के बन गया 0। ठीक है, तो आप बी और सी ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इनका ना ये 3 वेक्टर परपेंडिकुलर, इनका डायग्राम कैसा बनेगा वो भी देखेंगे। एक और कर लेते हैं यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी और ए का भी बच गया, तो सी वेक्टर की जगह आ जाएगा 1/7, सी की जगह आ जाएगा ये वाला है ना, ये सी है अपना 6 2 और -3, 6 आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप मल्टीप्लाई बाई 1/7। ए क्या है अपना ये वाला, ये ए
अभी पहले लिखा था ना वही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 3 6, तो यहाँ पे 2i प्लस 3j और 6k, ठीक है। यहाँ पे 1/7 हो गया 1/49, और यहाँ पे अब बाकी कैलकुलेशन 6 आई वाले के साथ 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 12, 2j और 3j ये बन जाएगा 6, -3 और प्लस का 6, 3 और 6 ये बन जाएगा 18, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का 18 ऐसा बन गया, इक्वल टू ये तो 49 है लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा जब यही जीरो हो जाएगा, तो 12 और 6 ये 18 हो गया, 18 - 18 ये जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस बार ये भी सब परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो इसका मतलब क्या, डायग्राम कैसा बन सकता है, तो ऐसे 3 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। कौन सा, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला सिस्टम। कुछ ऐसा सा सिस्टम होगा यहाँ पर कि भाई ए वेक्टर इधर की तरफ है ना, तो बी वेक्टर इधर की तरफ और सी वेक्टर इधर की तरफ होगा, और इनके बीच में आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए और बी के बीच में 90 डिग्री, फिर अपना ये बी और सी इनके बीच में 90 डिग्री, और फिर सी और ए इनके बीच में भी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा तभी ये पॉसिबल है, बाकी तो कैसे पॉसिबल होगा ना। तो वो सब चीज़ें हमने प्रूव कर दी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, बस इतना से याद रखो आप। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, एंड ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पर मेन चीज़, ये तो देखो आसान है, ये इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा क्या है, थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना के दे रखा है, तो इसको लिखते हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना। मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, वैसे ये है। तो यहाँ पर वो लिखता हूँ मैं पहले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर ना ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, लगा दो डायरेक्ट ए माइनस बी का वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला बन जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा ना। लेकिन देखो दोस्तों ना, आपको एक स्टेप बाय स्टेप खोलना पड़ेगा। वो नंबर्स में होता था, रियल नंबर्स में होता था, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर जीरो, तो आप सॉरी जीरो जो भी है, ए प्लस बी ए माइनस बी वो बन जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर करें तो, लेकिन ना आपको ना एक स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ेगी यार, स्टेप्स के ही मार्क्स हैं यहाँ पर, आपको हर चीज़ खोल के लिखनी पड़ेगी। चलो डॉट प्रोडक्ट है तो इस बार वो फॉर्मूला टाइप से काम कर जाएगा, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो फिर हम वो तरीका लगाते ही नहीं है ना। तो डॉट हो या क्रॉस, आप तो एक आदत बना लो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। हमें स्टेप मार्किंग के नंबर थोड़ी छोड़ के जाने हैं। तो ए को पहले आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट एक ए वेक्टर, फिर ए को बी के साथ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए ये बन जाएगा, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब बी बी के साथ बन जाएगा तो माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पर देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, बात बराबर ही है। मतलब ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट में हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे दोनों के दोनों ना, ये बी डॉट ए है और ये ए डॉट बी है, लेकिन ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद में ये बचा ए डॉट ए, तो ए डॉट खुद के साथ डॉट होता ना, तो ए का मैग्नीट्यूड, फिर इस ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कोस थीटा आएगा। कोस थीटा क्या होता है, खुद के साथ एंगल क्या होता है, जीरो होता है ना। ए वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा ए वेक्टर भी इधर ही जाएगा, तो वो जीरो हो जाता है, कोस जीरो 1 होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड ये बन गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस, बी डॉट बी है तो ये भी क्या बन जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8, ये आ गया, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन ये है, ये ए और बी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन, और एक रिलेशन पहले भी दे रखी है क्वेश्चन में, इस अकेले से कोई काम नहीं होगा, उसको भी बुला लो आप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 8 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमें ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड बताना ना, वो बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना, ये उठाकर आप यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर माइनस माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये लो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर आर एच एस में 8 है।
ये ए मैग्नीट्यूड की जगह मैं इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू डाल दूंगा, कितनी है 8, बी मैग्नीट्यूड है ना तो यहाँ पर 8 और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 8 का स्क्वायर आएगा है ना, हर चीज़ का स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और बी मैग्नीट्यूड उसका तो स्क्वायर आएगा -1 ये पड़ा यहाँ पे इक्वल टू 8। इसको मैं इधर की तरफ सोल्व कर लेता हूँ तो देखो क्या बनेगा, ये 64 - 1 ये कितना बनेगा 63, और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। हमें चाहिए b मैग्नीट्यूड, तो इन चीज़ों को सबको उधर भेजेंगे हम। b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8/63। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका अंडर रूट है ना उधर की तरफ छोड़ दूंगा है ना, उधर की तरफ। तो जब उधर की तरफ परफेक्ट स्क्वायर दिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 8 को आप परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लो। जैसे 8 क्या हो जाएगा 4 × 2, 4 होता है ना परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे अभी आगे फ़ायदा होगा। जो 63 ना, इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लो। 63 क्या होता है 9 7 जा 9 × 7 है ना, ऐसा कर लिया। अब इससे ना आप जब बी वेक्टर का यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर की तरफ भेजोगे तो उधर की तरफ ये वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। वहाँ पे 4 × 2 है और इधर 9 × 7 है, तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। √2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सॉरी 2, तो इसका √2 पड़ा रहेगा। नीचे 9 है तो वो 3 बन जाएगा, और 7 का √7 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस मत लगाना, प्लस का ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आपको प्लस का ही लेना है। अच्छा, बी मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, हमें चाहिए ए मैग्नीट्यूड। तो ए मैग्नीट्यूड का ये जो इक्वेशन 2 दिख रही है ना आपको, ये बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन 2 में डाल दूंगा, क्योंकि वहाँ से मेरे को ए मैग्नीट्यूड डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या है 8 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये डाल दूंगा यहाँ पर, कितनी बन जाएगी यहाँ पर 8 तो आई है ही, और वो और आ जाएगा 2√2/3√7 ऐसा हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड भी हमें कितना मिल गया 8 × 2 16 √2 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 3√7, ये मिल गया आंसर। दो आंसर मिल गए हमें, बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी हमें मिल गया और ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी हमें ये मिल गई। ठीक है ना, तो इक्वेशंस को सोल्व करने वाली बात यहाँ पे कोई खतरनाक चीज़ हुई नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। ये ब्रैकेट खोल लो, मल्टीप्लाई कर लो और इसकी वैल्यू डाल दो, सोल्व कर लो ना, नॉर्मल सी बात है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ये क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर - 5b वेक्टर डॉट, देखो यहाँ पे डॉट है, तो 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। देखो सिंपल है, जैसा हमने यहाँ पर किया था ना ब्रैकेट खोल लेते, वैसे यहाँ पर हमें ब्रैकेट खोल लेना है। देखो क्या बनेगा, मैं यहीं से काम चालू कर देता हूँ। 3a वेक्टर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3a वेक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी ये तो 6 हो जाएगा। a वेक्टर डॉट a वेक्टर बन जाएगा ना, a वेक्टर डॉट a वेक्टर बन जाएगा। अब इस 3a वेक्टर को इस 7b से कर लो, तो 3 7 जा बन जाएगा 21, और a और डॉट b यहाँ पे आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब मैं -5b को इस पर और इस पर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सबसे पहले -5b को इस 2a पर भेजता हूँ, तो -5 × 2 माइनस का 10, b वेक्टर a वेक्टर, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अच्छा, उसके बाद -5 को मैं 7 पे भेजूंगा, तो -5 × 7 35, b वेक्टर इंटू b वेक्टर, तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर बन गया। यहाँ पर ये क्या बन गया 6, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये क्या हो गया a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। याद रखना हमेशा, खुद को खुद से ही हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो क्या मिलता है हमें, खुद का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ पर a डॉट b लिखो या फिर b डॉट a लिखो, बात बराबर ही है। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चलती है, a डॉट b बराबर b डॉट a। तो यहाँ पर 21 a डॉट b है, यहाँ पे 10 a डॉट b समझ लो इसको, क्योंकि b डॉट a डॉट b के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे 21 - 10 कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के 11 हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों भी हमने लिख लिए। अब फाइनली ये बच गया -35 b डॉट b, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या लाता है, खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लाता है। बस ये बन गया आंसर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप मानो यार बात को, ये बहुत आसान चैप्टर है पूरा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें मतलब मैग्नीट्यूड हमें बताना है। हैविंग दी सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा फिर अलग अलग क्यों पूछा, एक ही पूछ लेते।
सेम मैग्नीट्यूड है तो बात है कि अभी लिख लेंगे इस बात को। ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। आगे क्या बोला है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, जो थीटा ना वो देख रहा है 60 डिग्री। देर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। अच्छा यही दे दिया, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट दे दिया, कितना है 1/2 है। तो हम यहीं से चीज़ें चालू कर लेंगे ना यार, यहीं से चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है 1/2। अच्छा ये बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कोस थीटा बराबर कितना 1/2। वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो ठीक है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना यार, ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम फिर बी का मैग्नीट्यूड क्यों लिखें। बी के मैग्नीट्यूड की जगह ए का ही लिख देता हूँ ना यार, एक वेरिएबल रहेगा तो ज़्यादा आसानी से निकाल लेंगे। कोस थीटा, थीटा की जगह कितना 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री मतलब ये क्या है कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 होता क्या है 1/2, हाँ 1/2 होता है। ठीक है, तो कोस थीटा की जगह कितना देगा अपना 1/2 आ जाएगा, बराबर RHS में क्या है 1/2। अरे यार 1/2 से 1/2 कट गया, इधर क्या है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया, बराबर क्या है 1, वो कट गया था ना 1/2 से 1/2, तो 1 बच गया। अब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है 1, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस सोचना भी मत, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड वगैरह चीज़ें होती है ना, ये ए का मैग्नीट्यूड हो या बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो दोनों बराबर है, ये एक्चुअली पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव तो होते ही नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब वो लेंथ है ना, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, उस तरीके से सोच लो। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, खत्म। मानो मेरी बात को, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब हमें एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। इफ़ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, देखो यहाँ पर ए कैप नहीं बोला, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि ए वेक्टर के आगे यूनिट वेक्टर बोल रखा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ये हम काम में लेते रहेंगे। फिर क्या बोला, और एक कंडीशन भी दे रखी है, इफ़ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर दिस इक्वेशन इज गिवन, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, यहाँ पे दो इधर वेक्टर माइनस वेक्टर, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में क्या दे रखा है डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट से सारा काम होगा। तो इसी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना, लिखा हुआ तो है ही अच्छे से, तो इसी से चालू कर लेते। ब्रैकेट वगैरह खोलो भाई, एक्स वेक्टर को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। देखो दोस्तों यहाँ पर ना, वो फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा जोश में आप ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला मत लगा देना, मतलब लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो लगा सकते हो, डॉट में चल जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम अगले एक्सरसाइज में आएंगे तब वो चीज़ वहाँ पे चलती नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़, जब आप डायरेक्ट करोगे तो स्टेप्स कम होगी ना यार, स्टेप काउंट होता है ना, स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। आपको उसी क्वेश्चन के हिसाब से ये मान के टाइम दिया जाता है कि हाँ भाई स्टेप मार्किंग पूरी, वो आप स्टेप्स लिखोगे तो इतना टाइम होगा, तो आप सफिशिएंटली एक स्टेप्स लिखने की आदत बना लो। ठीक है, यहाँ पर एक्स वेक्टर को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आ जाएगा, और एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया। फिर अब माइनस ए वेक्टर को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर, तो माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, क्योंकि बीच में डॉट है ना तो डॉट लग जाएगा सबके, माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, RHS में कितना 12, तो ये ठीक हो गया। अच्छा इसको सोल्व करें तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ये कितना बन जाएगा, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप याद रखना, जब कभी भी आप ए वेक्टर डॉट ए खुद को खुद के साथ डॉट कराओगे ना, तो खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बन जाता है, ये वही डॉट प्रोडक्ट से निकला रिजल्ट। फिर एक और चीज़, यहाँ पर एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो वो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर के ही बराबर होता है, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात बराबर ही है। उसी हिसाब से यहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ये तो बराबर है, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बराबर बराबर चीज़ें कट जाती है, एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये का बन जाएगा खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर RHS में कितना 12 है। अच्छा यहाँ पर
एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो हमें बताना है, फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको तो होल्ड पे रखो आप। माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ए वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो -1 का स्क्वायर बराबर, फिर इधर कितना है 12, ये है, ये -1 का स्क्वायर -1 हो गया, ये उधर की तरफ चला गया तो जुड़ जाएगा उसमें, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12, और ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 हो गया। तो यहाँ से आप एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना आ गया √13 आ गया। और आपको पॉजिटिव ही लेना है, यहाँ पे अंडरूट लिया तो प्लस माइनस मत लगाना, क्यों? क्योंकि वही बात, किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर का, वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। हाँ जीरो वेक्टर हो तो वो जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होता, नेगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोला इफ़ ये ए वेक्टर है ये यहाँ तक, फिर है बी वेक्टर ये है अपना -i + 2j + k, एंड सी वेक्टर ये है अपना 3i + j, आर सच देट a + लैम्डा बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो परपेंडिकुलर कौन कौन है, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो जैसे सी वेक्टर ऐसे है ना, ये है सी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर है ये वाला अपना, कौन सा, ये ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो लोग परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनका डॉट जीरो होता है। यहाँ पर ए सी के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, और ना ही अकेला बी सी के साथ परपेंडिकुलर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर, एक तो ये कंपनी और दूसरी है सी वेक्टर की कंपनी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें इनका डॉट जीरो करना पड़ेगा। जो लोग परपेंडिकुलर होते हैं ना, हमें उनका डॉट जीरो करना पड़ता है। यहाँ पर ए का सी से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसे बी का भी डायरेक्ट सी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर उसका है सी से, तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है, इस वजह से मैंने इनका डॉट किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सोल्व कर लें तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। वैल्यूज डाल दो। देखो ए वेक्टर की जगह ये आ जाएगा 2 3 सॉरी 2 2 3, मतलब 2i + 2j + 3k, ये मैंने ए वेक्टर की वैल्यू डाल लिया। प्लस यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, ये वाला जो प्लस है ना, ये प्लस, ये यहाँ पे लग रहा है प्लस, उसके बाद में क्या है लेमडा, तो ये लेमडा यहाँ लग जाएगा। अच्छा, बी वेक्टर में यहाँ पे रखूँगा, अभी मैं बी वेक्टर एज इट इज ही रख देता हूँ, बाद में लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे हो गया अपना ये ब्रैकेट कंप्लीट, डॉट तो डॉट, यहाँ पे फिर सी वेक्टर आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा के साथ बी वेक्टर है, यहाँ आएगा कौन है बी वेक्टर, ये रहा, -1 2 और 1, तो -i 2j और k आ गया। डॉट यहाँ पर आएगा सी वेक्टर ना, ये वाला जो सी वेक्टर है वो यहाँ पर आएगा। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, 3i और ये j, तो 3i + j। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। देखो दोस्तों ना, अब आई वाली चीज़ें एक जगह रख लो। यहाँ पे वैसे तो आई, यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलना भी है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट समझ लो कि खुल ही गया। अब बस लिखो आई के साथ यहाँ क्या है 2, आई के साथ यहाँ पर क्या है, ये लेमडा अंदर आएगा तो माइनस, ये माइनस तो ये है ही, और ये लेमडा अंदर आएगा तो माइनस लेमडा बन जाएगा। ये माइनस लेमडा है आई के साथ, इधर है 2, तो आई के साथ क्या हो जाएगा 2 - लेमडा। ऐसे ही जे के साथ क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2 तो है और बाहर लेमडा भी है, तो लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 + 2 लेमडा। ऐसे के केप के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर के × लेमडा है, तो ये लेमडा है और यहाँ पर 3 है, तो के केप के साथ क्या हो जाएगा 3 + लेमडा। ये हो गया डॉट, बाहर की तरफ क्या है 3i + j बराबर 0। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब देखो यार इन दोनों का ना डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर है डॉट, तो इधर के आई वाला ये है, इधर के आई वाला ये है। सबसे पहले आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इधर का जो 2 - लेमडा है ना, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 - लेमडा × 3। ठीक है, और फिर क्या लगेगा, प्लस लगा लेते हैं। इधर जे वाला कौन है 2 + 2 लेमडा, इधर जे वाला कौन है, ये जे के साथ क्या है 1 है, जे का ऑप्शन क्या है 1 है ना वो, तो 2 + 2 लेमडा × 1 बन जाएगा, 2 + 2 लेमडा × 1। यहाँ पे जो ये इंटू है ना, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई वाला ही साइन है, इसको आप डॉट मत समझ लेना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर के बीच में होता है।
दो नंबर के बीच में डॉट मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, के केप है और इधर की तरफ तो कोई के केप है ही नहीं, तो आप इधर 0 इंटू के केप ऐसे समझ सकते हो। तो ये वाला 0 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब रहा नहीं। इक्वल टू RHS में क्या है, 0 है। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 दूनी ये 6 हो गया, माइनस 3 लेमडा आ गया, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लेमडा ये बन गया बराबर 0। सोल्व करें, 2 और ये 6, सॉरी ये 2 और ये वाला 6, ये 8 हो जाएगा, माइनस 3 लेमडा और 2 लेमडा, ये माइनस का लेमडा हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा उधर चला गया, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है ना। तो सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ये है सी के साथ परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर वो और सी का डॉट 0 आएगा। ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो उनका अलग से कुछ नहीं बनेगा, बी का सी के साथ कुछ नहीं है तो अलग से उनका कुछ नहीं आएगा। ये है ऐसा कैसा जो लिखा हुआ ना क्वेश्चन में वो यहाँ आएगा, जो लोग परपेंडिकुलर ना वो यहाँ पर आते हैं उनका डॉट 0 होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, क्वेश्चन नंबर 10 इससे बन गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट ए वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बस एक रियल नंबर है, जैसे होता है ना 2 इंटू बी वेक्टर, वैसे ही इसका कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये एक रियल नंबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। फिर इसे यहाँ पे ये है ना, ये सेम टू सेम ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा हुआ, बस ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया। फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर खुद जीरो नहीं है, नॉन जीरो ही है, ठीक है। तो ऐसा हमें प्रूव करना, देखो प्रूव करने का और क्या है यहाँ पे सेंस क्या निकाला जा सकता है, ये दोनों वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। यहाँ पे जो पहला वेक्टर है वो समझो कि ये जो ना ये वाला वेक्टर समझो यहाँ आ गया, ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर और ये ए, तो ये वाला परपेंडिकुलर तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर, ठीक है। और जब भी दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो हम इन दोनों का डॉट 0 बताते हैं, ठीक है। तो अभी पता नहीं इनका डॉट आएगा कि नहीं आएगा, वो तो हमें प्रूव करना है, वैसे आएगा ही। तो इनके डॉट से कहानी चालू होगी, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, कितने बड़े क्यों ना हो, अगर वो परपेंडिकुलर है तो डॉट उनका 0 आएगा ही आएगा। तो ये लिख लेता हूँ मैं पहले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर फिर प्लस ये आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये अपना ये पहला वाला वेक्टर है डॉट। अब मैं दूसरा वाला वेक्टर लिखूंगा, ये वाला वेक्टर अब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, इधर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये ए वेक्टर, ये हो गया। अच्छा, इसको अब सोल्व कर लेते हैं ना, इसको अब सोल्व करने का टाइम आ गया। अब देखो यार, यहाँ पर वही तरीका, सबसे पहले इसको आप इससे दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड है ना, ए का मैग्नीट्यूड है, इसको और इसको देखो बस आप पहले, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इधर भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इन दोनों के अंदर पहले मैग्नीट्यूड देख लो। तो यहाँ पर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, और इधर वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इतना हो गया। अब हम इस नंबर को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैग्नीट्यूड को संभाल लो, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये प्लस का और ये माइनस का है तो बीच में लग जाएगा माइनस, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इधर कौन है, बी वेक्टर है और इधर कौन है, ए वेक्टर है, ये वाला खाली है ना, तो यहाँ पर वो भी आ जाएंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसके बाद प्लस, अब मैं इस नंबर को, इस वेक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर बाहर कौन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर ए का मैग्नीट्यूड, तो वो तो आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कौन है, इधर तो ए वेक्टर है इधर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन गया। फिर क्या लगेगा, ये प्लस का, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस वाला और ये लास्ट वाला माइनस वाला, माइनस इधर बी का मैग्नीट्यूड और इधर भी बी का मैग्नीट्यूड, तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर ए वेक्टर बीच में डॉट और इसका वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, दोनों का ए वेक्टर ही है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे समझ गए ना। जो मैग्नीट्यूड है, जो पहले से मैग्नीट्यूड गिवन है उनको मैंने अलग लिख लिया और जो डॉट वेक्टर्स का डॉट किया वो अभी मैंने वैसे छोड़ा है। यही स्टेप्स हैं। देखो भाई, अब आपको पता है कोई वेक्टर खुद के साथ डॉट होता तो उसके खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है।
तो यहाँ पर पहले से कौन है, ये है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर का ये डॉट अपने खुद के साथ ही वो बन जाएगा, खुद के ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें तो कट जाएगी, ये टर्म और ये वाली टर्म ये कट जाएगी आपस में, है ना, ये इससे कट। कैसे, यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले से, यहाँ पर भी ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले से, फिर यहाँ पर बी डॉट ए है, यहाँ पर ए डॉट बी है। तो आपको पता है कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, बात बराबर ही है। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है, तो ये दोनों सेम ही है, बस ये माइनस का है ये प्लस का है इसलिए कट गए, अगर दोनों प्लस के होते तो जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया, तो ये खत्म हो गया बीच का। फिर ये माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर खुद के साथ डॉट क्या लाता है, खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लाता है। तो ये बच गए दोनों। अब देखो ये जो दोनों बचे ना, ये तो दोनों फिर से सेम हो गए, ये और ये दोनों फिर से सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, हैंस प्रूव्ड। आप यहाँ पे लाइन वगैरह लिख सकते हो कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, देयरफॉर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करनी नहीं होगी। यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये 0 है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। हमें बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जो गिवन चीज़ें हैं ना उनसे समझते हैं कि बी वेक्टर कहाँ जाके रुकेगा। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या है, खुद के ही साथ डॉट का मतलब है खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनाना, इक्वल टू 0। अब ये खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, 0। देखो दोस्तों, ए का मैग्नीट्यूड 0। वैसे आप मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उस वेक्टर की लेंथ कितनी है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड का मतलब। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 0 आया है, इसका मतलब इस ए वेक्टर की लेंथ कुछ होगी नहीं, है ना। लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होगी, 0। लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई जनरली कोई वेक्टर होता है ना, वो यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे खत्म होता है ना। इनिशियल पॉइंट ये होता है, फाइनल पॉइंट ये होता है, तब कुछ लेंथ बन पाती है। यहाँ पर उसकी लेंथ तो 0 है, तो इनिशियल पॉइंट भी यहीं है और फाइनल पॉइंट भी यहीं पर है ना। ये इसका मतलब हुआ। अब हम आगे आते हैं, ये यहाँ पे पहुँचते हैं। इसका आप मतलब निकाल लेना, इसका मतलब बस इतना सही है कि ए का मैग्नीट्यूड 0 है। इधर की तरफ आते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये 0 दे रखा है पहले से ना, दिस इज गिवन, तो हम ज़्यादा इस पर आर्ग्यू कर नहीं सकते। अच्छा, इधर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, डॉट प्रोडक्ट वाला एक बार फॉर्मूला लगा के देखता हूँ, फिर और आगे हम पहुँचेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर कोस थीटा बराबर 0। तो देखो यार, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो खुद ही 0 है, ये 0 है ना। तो 0 इंटू ये बाकी चीज़ें, वैसे कोस थीटा यहाँ पे थीटा डिफाइन नहीं होता है, लेकिन एक बार आप अगर ये लेके चलो यहाँ पे कोस थीटा बराबर 0, तो ये जो 0 है ना, क्या इनकी बात सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा यार। 0 इंटू कुछ भी हो 0 हो गया। ये बी की फिक्र किए बिना ये LHS RHS बराबर बना के ले गया, कौन, अपना ए वेक्टर। इधर इसका डॉट किया ना, तो ए वेक्टर एक्चुअली 0 वेक्टर है। यहाँ पे जो ए वेक्टर है ना, ये क्या है, 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर का अगर आप किसी के साथ में डॉट करोगे ना, तो आंसर 0 आना ही आना है, कोई चारा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो 0 बराबर 0 होने वाला काम है ना, ये ए वेक्टर ने ही संभाल लिया, बी को पूछा भी नहीं, है ना। बी की वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो बी आप कुछ भी ले सकते हो, फिर बी कहीं पर भी घूम सकता है। जब आपने बी को पूछा ही नहीं कि LHS बराबर RHS है, तो बी का कोई रोल है कि नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है। ए वेक्टर खुद ही 0 है ना, तो 0 बराबर 0 यही बना देगा। तो बी का कोई काम ही नहीं है, तो बी क्या करेगा, घूमता रहेगा पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे बी वेक्टर आप कुछ भी ले सकते हो, बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है ना। बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, जितने भी वेक्टर है ना, वो सब कुछ ये बी वेक्टर बन सकता है। तब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। तो हमने यही कंक्लूजन निकाला है
कि ये कंडीशन हो तो बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वेक्टर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज का क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों, अब बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।